हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओआरएम की लेक्चर नंबर 25 के बारे में। यार 24 लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर एक ब्रेक आ गया था बीच में। अब फिर से ओआरएम शुरू हो रही है। होपफुली ये चलती रहेगी और मैं मेंस 2 से पहले इसे पूरे मार्च में इसे कंप्लीट करूंगा। ऑलमोस्ट मैं एक शेड्यूल भी देने वाला हूं तुम्हें जल्दी से, जिसकी रिक्वायरमेंट है मेरे को पता है। मेरे एंड से तो कुछ कमियां रह रही हैं मैं जानता हूं, लेकिन होपफुली तुम मेरी बात समझोगे कि अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था। ओआरएम शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसकी? SN1 रिएक्शंस की। ठीक है, हम लोग SN-NGP तक कर चुके हैं। SN1 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर में क्या करेंगे हम लोग? आरएक्स की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? मार्कर थोड़ा पतला कर लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो इससे क्या बन जाता है? इससे क्या हो जाएगा? इससे बन जाएगा, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, R पे प्लस आ जाएगा, और फिर कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। NUH का मतलब कैसा है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रहा है। कैसा ले रहा है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल ले रहा है। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे RNU बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन है किसकी? अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये बेसिक रिएक्शन है, आराम से नोट कर लो। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं, हो सकता है तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो इसमें। ठीक ठीक है, परेशान मत हो, बहुत दिन बाद देख रहे हो, टेंशन मत लो, वापस आ गया हूं और करते हैं हम लोग, है ना। तो R प्लस बना। R प्लस क्या था अपना? R प्लस तो कार्बोकेटाइन है यार। ठीक है, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ाएंगे ना। R प्लस क्या है? कार्बोकेटाइन है। R प्लस कार्बोकेटाइन है, तो अगर हमें कार्बोकेटाइन बनाना है तो हमें जो एल्काइल हैलाइड लेना होगा, ऑब्वियसली वो कौन सा लेना होगा? एल्काइल हैलाइड हमें जो लेना होगा वो 3 डिग्री लेना होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने जैसे ले लिया इसमें फिलहाल के लिए MeOH। ठीक है, MeOH ले लिया तो इससे क्या बन गया? इससे बना पहले कार्बोकेटाइन। सिंपल, पहले बात समझ लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही पूरी केमिस्ट्री की सबसे कठिन रिएक्शंस में से एक है। और फिर इसमें MeOH ने एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर दिया, तो ये क्या बन गया? CH3 और OMe। बाकी H प्लस हट जाएगा और HX निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या निकल गया? यहाँ पे HCl निकल गया। ठीक, अब ये कार्बोकेटाइन में, कार्बोकेटाइन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बोकेटाइन पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है? sp2 है। कार्बोकेटाइन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। ठीक, और ये कैसा है? प्लेनर है। कार्बोकेटाइन पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है, तो ये कैसा है? प्लेनर भी है। ये तो बात सिंपल सी है, ये तो बात आसानी समझ में आ रही, सब लोग साथ हैं। एक बारी भाई टेक्सचर के बारे में सब लोग वापस आ जाओ, है ना। ठीक है, अब अगर कार्बोकेटाइन प्लेनर है तो प्लेनर चीज ऐसी है, तो प्लेनर चीज पे न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेनर चीज पे न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी कर सकता है। जबकि जो SN2 होती है उसमें अटैक केवल कैसा पॉसिबल होता है? केवल बैक साइड अटैक ही पॉसिबल होता है, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें सिंस लिख देते हैं, सिंस लिख देता हूं, अरे यार वापस आ जा भाई। सिंस द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड, द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज sp2, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लेनर, देयरफॉर attack can be done from above the plane as well as below the plane, as well as below the plane। जबकि जो SN2 थी, SN2 में अटैक कैसा हो रहा था? बैक साइड हो रहा था। वेयर एज in SN2 the attack is only backside attack, the attack is only backside attack। भाई अब तो हम लोग बिल्कुल एडवांस वर्जन पे ही बात करेंगे ना, मेंस वर्जन की तो बात करेंगे नहीं, एडवांस के लिए ही है। इस सीरीज में बार बार बता चुका हूं और उसी बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड अटैक पॉसिबल था तो उसमें केवल इन्वर्जन हो रहा था, तो इसमें क्या था? इसमें इन्वर्जन के साथ साथ क्या होगा? रिटेंशन भी होगा। इसमें इन्वर्जन के साथ क्या क्या होगा? रिटेंशन भी होगा। तो कैसे अटैक हो रहा है ये देख लेते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो RX है, अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना जरा,
जो आर एक्स था, ध्यान सोचना, आर पे डेल्टा प्लस होगा और एक्स पे डेल्टा माइनस होगा, माइनस आई की वजह से होगा। जब इसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, ध्यान से लिखना भाई, ये बात बहुत जरूरी है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने इसे डाला, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डालने से हुआ क्या, ये आर पे आ गया प्लस और एक्स पे आ गया निगेटिव चार्ज, लेकिन ये अभी बिल्कुल दूर दूर नहीं है, बहुत पास है, तो इसे हम कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर। क्या कहते हैं? इंटीमेट आयन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीमेट आयन पेयर। बात समझ आई? ये क्या है? इंटीमेट आयन पेयर है। फिर रिएक्शन आगे चलेगी, रिएक्शन आगे चलेगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी क्या होगा, अभी इंटीमेसी कम होगी भाई, जस्ट ये टूटे अभी बिल्कुल पास है ऐसे, जैसे जैसे आगे चलेंगे इनके बीच में क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, आर प्लस और यहां पे एक्स माइनस, इसे लिखते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। ये कैसा है? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर है, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना। ठीक, जब ये सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना तो इसे थोड़ा सा मैं कंप्रेस करके ऊपर कर दूं, ठीक, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना, तो इस पे जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो है अपना, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल था, वो बैक साइड अटैक भी कर सकता है और फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, दोनों अटैक पॉसिबल है। ये कैसा है? ये बैक साइड है, और ये कैसा है? ये फ्रंट साइड अटैक है। ध्यान रखना भाई, थोड़ा क्रिस्प बात है, थोड़ी मजबूत सी बात कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है इसे। तो जब ऐसा हुआ तो इससे जब रिएक्शन बनी तो इससे दो चीजें बनेंगी, जब बैक साइड अटैक होगा तो NuR बन जाएगा, और जब फ्रंट साइड अटैक होगा तो RNu बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस हो जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक, तो जो NuR है अपना, इसे हम कह रहे हैं क्या, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। ये क्या है? इन्वर्जन प्रोडक्ट है। और RNu जो है हमारा, ये क्या है? ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। क्या है? रिटेंशन प्रोडक्ट है, इन्वर्जन प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों बन रहे हैं इसलिए इसमें कैसा होगा, रेसमाइजेशन होगा, इसलिए इसमें क्या होगा, रेसमाइजेशन होगा। बात समझ में आई? क्योंकि इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा है इसलिए रेसमाइजेशन होगा। अब रेसमाइजेशन कैसा होगा ये बताना है, रेसमाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट रेसमाइजेशन हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा सोल्यूशन, या फिर रेसमाइजेशन कुछ हद तक कम होगा। तो इस समय जो रेसमाइजेशन होता है वो कैसा होता है, पार्शियल होता है। कैसा होता है? पार्शियल होता है। रेसमाइजेशन कैसा होगा, पार्शियल होगा। पार्शियल रेसमाइजेशन का रीजन ये है कि जब हम अटैक करा रहे हैं बैक साइड और फ्रंट साइड, तो अभी देखो एक्स क्या हुआ, एक्स छोड़ के गया नहीं, अभी एक्स अभी वहीं पे, एक्स छोड़ के अभी गया नहीं। जब एक्स छोड़ के अभी गया नहीं तो बैक साइड अटैक करना हमेशा ज्यादा फिजिबल है फ्रंट साइड अटैक करने से, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो एक्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होगा, यहां पे होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बैक साइड अटैक करेंगे, और बैक साइड अटैक का जो इन्वर्जन होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, और ये हमेशा कैसा होगा, कम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन्वर्जन प्रोडक्ट इज ऑलवेज मोर। ये कैसा है? मोर है। इन्वर्जन प्रोडक्ट हमेशा कैसा है, ज्यादा है। तो इसलिए जो रेसमाइजेशन हो रहा है वो पार्शियल हो रहा है। बैक साइड अटैक क्यों ज्यादा हुआ, ये बात समझ में आ गई। बैक साइड अटैक इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि जो अटैक है वो बैक साइड से करने में आसानी हो रही है, क्योंकि एक्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर में भी छोड़ के पूरी तरह से जा नहीं पाया है। सिंपल सी बात है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट ज्यादा होता है। अब हम लोगों को बनाने क्या है, हम लोगों को भाई बनाने हैं कार्बोकेटाइंस। तो अगर हम रिलेटिव रेट की बात करें, रिलेटिव रेट की बात करें तो रिलेटिव रेट किसका ज्यादा होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री पे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है। ये तो बात सिंपल समझ में आ रही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की वजह से रिलेटिव रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री आएगा। और फॉर सेम एल्काइल लिख ले, या फॉर डिफरेंट हेलोजेंस लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर डिफरेंट हेलोजेंस लिख लो। फॉर डिफरेंट हेलोजेंस क्या होगा भाई, डिफरेंट हेलोजेंस के लिए क्या होगा, आई सबसे ज्यादा होगा, फिर Br होगा, फिर Cl होगा, और फिर F होगा, ठीक है, सही है। कोई दिक्कत इस बारे में, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, हम लोग क्रैश कोर्स अनअकैडमी पे कर रहे हैं यार, ऐसा नहीं है अनअकैडमी पे नहीं कर रहे हैं, अनअकैडमी पे कोर्स चल रहा है, अगर तुम्हें चाहिए तो बिल्कुल कर लो, अभी ट्रेन छूटी नहीं है उसमें, उसमें काफ़ी मदद हो रही है लोगों की। मैं मतलब अगर कोई अनअकैडमी वाला इसे देख रहा हो तो यार उसमें कमेंट कर देना कि सर वीआईपी और प्लस में दोनों में फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोनों में तुम देख सकते हो, लेना चाहो ले लो, अपना मन है तुम्हारा। बाकी इतने कम पैसे के लिए पैसे मत कहा करो यार, है ना। तुमने कोचिंग में इतने पैसे बर्बाद कर दिए धीरे धीरे करके, ये तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, चिल्लर है ना। और ये एनयू का क्या हो जाएगा, एनयू पे 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कैसी रिएक्शन हो गई, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू केवल आर एक्स आई। तो यानी कि रेट को अगर हम प्रोपोर्शनल लिखें तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल न्यूक्लियो में मतलब एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और क्योंकि आई के लिए रेट ज्यादा आ रहा है तो हम कह देंगे लीविंग ग्रुप एबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भूले तो नहीं ना भाई, भूले तो नहीं हो गए, लीविंग ग्रुप एबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो कौन बढ़ाएंगे रेट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रेट। ठीक है, और लास्ट में जो बात आती है वो आती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट का, ठीक, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज का सॉल्वेशन होगा, और साथ में जो निगेटिव चार्ज है उसे भी सॉल्वेट किया जा सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं इस बात को, क्या स्टार बना के लिख लेते हैं अपन लोग, है ना। स्टार बना क्या लिखना हमें, कि ग्रेटर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, greater the dielectric constant, dielectric constant, greater will be the ease of formation of, ease of formation of कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की ईज उतनी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। आई होप समझ में आ रही बात, ठीक है। हाँ, मैंने ये तो सोचना बंद ही कर दिया कि चैनल सब्सक्राइब होगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, जो थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं उन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ और उन्हें सही से पढ़ाना है। मैंने कहा था ना डेक्स्टर कैम चेंज नहीं हुआ, डेक्स्टर कैम तो डेक्स्टर कैम ही है, देख लो यार मैं वैसे ही हूँ, है ना, वैसे ही था पहला। शेव अभी 2-3 दिन में हटवाऊंगा यार, है ना, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से शेव रखा हूँ ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा बिजी था मैं, फैमिली की वजह से थोड़ा बिजी था। बाकी हम लोग करते हैं आगे डिस्कस, है ना। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लें, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना लें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रिएक्शन हम मान लेते हैं एक्सोथर्मिक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है ऐसा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट क्या है 2, और यहां पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया, यहां पे था रिएक्टेंट और यहां पे है प्रोडक्ट। ठीक, इन जनरल रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही लिखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं लिखते। बना लो ड्राइंग फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, रेट क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, ये इंटरमीडिएट क्या है, ये कार्बोकैटायन है, तो इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी द रेट, ये कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी द रेट। ये मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे को लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो, ग्रेटर विल बी द रेट। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग चाहते हो मैं लाइव आके रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊं या फिर रिकॉर्डेड ही सही है। तुम लोग बता देना कि अगर सर लाइव पढ़ने का मूड हो तो फिर लाइव यार हम लोग लंबी क्लास करेंगे, लाइव में छोटी क्लास नहीं करेंगे, और लाइव फिर मैं दिन में लूंगा, ठीक है ना, लाइव दिन में रखेंगे। ठीक, तो जैसे अगर हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो मान लो हम लिख लें कि MeOCH2Cl है, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल Cl ले लेते हैं,
आइसोप्रोपाइल Cl ले लेते हैं। तो इनमें अगर हमें रेट कंपेयर करना हो तो इससे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनाते चलो, इससे कार्बोकेटाइन बनाओ क्या बन जाएगा, MeOCH2 प्लस। इससे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3CH3CH3 प्लस, और इससे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH3CH प्लस और CH3, ये बनेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, कमेंट करके बताओगे जल्दी से। ये मोस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर की वजह से इसमें क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, और बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, किसी को भी बड़े आराम से समझ में आनी चाहिए मेरी बात, ठीक। तो रेट क्या आ जाएगा, अगर हम इसका रेट लिख दें R1 R2 और R3, तो सब लोग कमेंट कर पाएंगे कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक हो बिल्कुल कमेंट करो, हम लोग बात कर रहे हैं। और भी चैनल्स, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें एक व्हाट्सएप नंबर भी दे ही दूं क्या, कितने लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ठीक है दूंगा नहीं पूछ रहा था बस ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। ठीक। अब SN1 और SN2 में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो लिख लेते हैं कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। यहां पे लिख लेते हैं SN2 और यहां पे लिख लेते हैं SN1। SN2 और SN1 में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि SN2 में कैसा क्या हो रहा था, 1 डिग्री में फास्टेस्ट हो रहा था, ये किस में हो रहा है, 3 डिग्री में फास्टेस्ट हो रहा है ना। ये इसमें क्या हो रहा था, ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन जा रही थी। ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने के लिए। बोर्ड सबका अच्छा हुआ होगा, होपफुली कमेंट करना यार, बोर्ड वालों तुम लोग भी आ गए हो ना, बोर्ड अच्छा करके आए हो ना, मैं पहले ही कह रहा था बोर्ड का और बहुत अच्छा होगा। फिजिक्स कंपैरिजन में बता देना तो बिल्कुल ही तुम कहोगे 100% अच्छा हुआ, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बनता है, ठीक। इसमें हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, और उस इन्वर्जन का नाम कौन सा होता है, वॉल्डन इन्वर्जन। और इसमें पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, क्या होता है, पार्शियल रेसमाइजेशन होता है विद क्या, पार्शियल रेसमाइजेशन के साथ क्या मेन बात लिखनी है कि इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक है, इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रिटेंशन, ठीक। और और अगर हम बात करें इन्वर्जन टेक्स प्लेस हो गया, इसके बाद इसमें चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, और इसमें हमें चाहिए वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, या हम लिख दें न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए, क्या लिख चाहिए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल चाहिए। लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एल्कोहल हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं। आई होप मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी को बड़े मजे में समझ में आ रही होगी, ठीक। तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। SN1 की बात समझ में आ गई, तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन द relative rates for SN1 reaction of the following compounds, of the following compounds, ठीक। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल से शुरू करेंगे, मेरी आदत है सिंपल से ही शुरू करने की, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते ही चले जाएंगे। राइटिंग सबको समझ में आ रही है, ठीक। दूसरा लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते चलो फटाफट, सवाल करते चलते हैं।
फटाफट आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो 4 3 2 1 आ जाएगा, टर्शीब्यूटाइल कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे, तो आई माइनस सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप है, तो इसमें आंसर ये आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन लिखो भाई थोड़े से, ठीक है। अगला देखते हैं, हटा दें इसे, ये तो आसान बात है, बिल्कुल इसे हटाया जा सकता है। गुड टू गो। नंबर 3, फटाफट यार, सरल सरल सवाल लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर लिखते चलो बस, है ना। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एडवांस के सवाल तो हम लोग करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, उसमें तो कोई इफ बट किंतु परंतु है ही नहीं, ठीक, ठीक है ना। लिखते चलो, एडवांस के सवाल भी करते चलते हम लोग। अगला सवाल लिखें, ठीक। अगला सवाल देखो, सवाल करते चलो फटाफट, लिखते चलो जल्दी जल्दी, जल्दी सवाल लिखो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। ठीक है, बेसिक सवाल है, और ये यार जो 2026 वाले हैं ना, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत फायदा करेगी, है ना, क्योंकि उनका 12th अभी अभी शुरू हुआ है, कई लोगों का सोल्यूशन शुरू हुआ है, कई लोगों के स्कूल में क्या शुरू हो गया है, ऑर्गेनिक शुरू हुई होगी, कोचिंग में भी ऐसा ही होगा 1 महीने में। तो ये सबके ही काम आएगा, है ना, काम ऐसा जो मैक्सिमम लोगों का भला कर सके। आंसर बताओ फटाफट इनके, इन क्वेश्चंस के आंसर बता दो फटाफट जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं बात को लेकर। इनमें क्या हो रहा है, इनमें अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। इसमें तो डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो ये तो लीस्ट होगा, क्लोरोबेंजीन तो SN1 देगा ही नहीं। इसमें 3 फिनाइल है, 2 फिनाइल, 1 फिनाइल और 0, है ना, तो ये बेंजाइलिक है, फिर डाइबेंजाइलिक और ट्राइबेंजाइलिक, ठीक। अगले में देखो, इसमें क्या लग रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इसमें एक तरफ रेजोनेंस है और इसमें दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा। क्रॉस कॉन्जुगेशन मत समझना, ये रेजोनेंस है। ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये क्या है, ये 2 डिग्री, और ये क्या है, ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आ गया। अगला देखो, इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें जब तुम देखोगे तो 2 सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर 1 आएगा और फिर 3 आएगा। 3 क्यों आएगा, कि अगर 3 का हम स्ट्रक्चर बना दें तुम्हारे लिए, कमेंट करके बता सकते हो तो ये कैसा है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो इसलिए लीस्ट स्टेबल है। एंटी एरोमेटिक है, इसलिए कैसा है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। लिखते चलो यार, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि सारे लोग ध्यान से सुन रहे होंगे बात को, और फॉलो करना, दोबारा से हम लोग रिगेन करना यार, स्पीड को फिर से बढ़ाते हैं। अब मैं थोड़ा सा रिलेटिवली फ्री हो गया हूं, तो फिर जल्दी जल्दी काम करेंगे। मार्च के 20 25 मार्च तक मैं खत्म कर दूंगा, लेक्चर थोड़े बड़े बड़े ले आऊंगा, ठीक है ना, लेक्चर थोड़े लेंथ बढ़ा दूंगा, टाइम बढ़ा दूंगा, आज के बाद से लेक्चर थोड़े लंबे आएंगे, ठीक है। या आज वाला भी थोड़ा सा तो खींचता ही है ना, ठीक। चलो, तो इसमें आंसर आ गया, अगला लिखते हैं। सेवेंथ, सेवेंथ में क्या करें, यहां पे CH2Cl लिख लिया, यहां पे Cl लिख लिया, और यहां पे OCH3 लिख दिया, यहां CH2Cl लिख के यहां पे क्या लिख दिया, CH3 लिख दिया, CH2Cl लिख के यहां पे CHO लिख लेते हैं, ठीक। तो ऑर्डर लिखना है इसका, जल्दी जल्दी ऑर्डर लिखो, ठीक। मैंने बहुत दिन बाद यार बोर्ड पे लिखना शुरू किया, थोड़ा सा मेरे को भी 1 2 दिन लगेगा हाथ सेट और होने में, ठीक है। बहुत दिन बाद सब छूट ही गया था यार, है ना, तुम लोग पता ही है कि सर बहुत दिन बाद आए हो, है ना। तुम लोगों को लग रहा था मैं कहीं गायब हो गया हूँ, ऐसा नहीं है, गायब नहीं हो रहा हूँ, ठीक। मैं हूं, था और रहूंगा, है ना। Cl ले लूं यहाँ पे,
क्या करें, यहां से ये ले लें, एक और बना लेते हैं, बनाओ वही आंसर तीनों के, तीनों के आंसर बनाओ जल्दी जल्दी। तीनों के आंसर में क्या देखेंगे, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है बच्चा लोग, है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यहां कार्बोकेटाइन बनेगा, सब जगह ऊपर ही बनेगा, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, प्लस आई और प्लस एच लगाएगा, और ये क्या लगाएगा, माइनस आई और माइनस एम लगाएगा, माइनस आई और माइनस एम लगाएगा ना ये, बोलो, माइनस आई और माइनस एम लगाएगा। तो हमें पता है कि ऑर्डर क्या है, एम एच आई होता है इफेक्टिवनेस का ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आया 1, और जिसने माइनस आई और माइनस एम लगा दिया वो सबसे पीछे चला गया। ठीक है, प्लस आई और प्लस एस दोनों लग रहे थे, लेकिन वो भी प्लस एम को कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये बार बार चिल्ला के पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता कि प्योरली एडवांस का है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम देख लो यार कैसा कंटेंट है ना, कि बार बार चिल्ला चिल्ला बताएं एडवांस की क्लास, एडवांस की, नहीं देखो कंटेंट देखो, आराम से लगाओ सवाल, चिंता मत करो बिल्कुल। ठीक, अब यहां पे कार्बोकेटाइन आया, यहां कार्बोकेटाइन आया और यहां कार्बोकेटाइन आया, तो हम जानते हैं ये तो डांसिंग रेजोनेंस वाला केस है, ये कौन सा है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है, बोलो। तो ये क्या आ गया, 2 डिग्री, 2 सबसे ज्यादा आ गया, फिर आ गया 3 और फिर आ गया 1। ठीक, 2 3 1 आ गया, बोलो, क्लियर है बात। ठीक, बात क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए, तभी मजा है पढ़ने का, अदरवाइज तो सब ऐसे ही मिथ्या है ना। और जेई मेंस का पेपर थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है, और एडवांस में तो इधर धुआंधार पेपर आने वाला है, कानपुर बना रहा पेपर, बढ़े ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये कैसा है, ये यहां पे जब लगाओगे तो ये कार्बन कैसा है, ये ब्रिजेट कार्बन है, ये क्या है, ये ब्रिजेट कार्बन है। ब्रिजेट कार्बन sp2 नहीं हो सकता, ब्रेट्स रूल याद आ रहा, कितने लोगों को ब्रेट्स रूल याद आ गया, एक बार कमेंट करके बताना, ये ब्रेट्स रूल है। ब्रेट्स रूल की वजह से सबसे अनस्टेबल कार्बोकेटाइन ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है, तो आंसर ऐसा आएगा। ब्रेट्स रूल की वजह से क्या हो जाएगा, सबसे अनस्टेबल है। ठीक है, बोलो, क्लियरली समझ में आना चाहिए। मैं मतलब ये लोगों को जब मैं उसमें कोर्स में पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता लग रहा है कि बेसिक बेसिक सवालों में लोग उलझ जाते हैं, लोगों को रीजन नहीं पता है। कमेंट करके बताना सब लोग कि सब लोग कितना रीजन के पीछे भागे हो जीवन में, रटने के पीछे भागे हो कि हाँ डिब्बा बनाओ पानी निकालो, डिब्बा बनाओ पानी निकालो, इसे जोड़ दो वहां कर दो, जुगाड़ से केमिस्ट्री नहीं चलेगी अब। ठीक है ना, कम से कम इस सीरीज में तो जुगाड़ हम लोग बिल्कुल अवॉइड ही करके चलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम लिख लें, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लें, यहां से लगा लें, और यहां से लगा लें, कौन ज्यादा तेज होगा, कौन ज्यादा तेज होगा ये बताना है, कौन ज्यादा तेज होगा। अगला देख लेते हैं, तुम जब तक लिखो इसका आंसर लिखो, सोचो। यहां बी आर लगा दें और यहां बी आर लगा दें, एक बार इंजन गर्म हो जाए फिर तो तेज चलते हैं हम लोग, है ना। इन दोनों में क्या होगा, इसमें देखो अगर इससे कार्बोकेटाइन बनाओगे, इससे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो क्या बनाओगे, ये बनाओगे, और ये एरोमेटाइज हो जाएगा, रेजोनेंस करके कैसा हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, और ये इसके पास सोलोन पेयर है नहीं तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये एंटी हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो गया। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा बेहतर है, एरोमेटिक बेहतर है। अब अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पहले से गिवन है हमें, तो हम बिल्कुल चिंता नहीं करते, इन दोनों के रेट बराबर आएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई लेना देना है नहीं इसका, सिंपल बात समझना, स्टीरियो केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनना है, ऊपर और नीचे अटैक की कोई झंझट है ही नहीं। ठीक है, मेरी बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही है। ठीक, ठीक है, बात समझ में आ गई, आई होप आ ही रही होगी समझ में, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को भी।
तो अब हम लोग एक नई बात करने जा रहे हैं, जो बाकी बचे हुए टाइम में हम लोग करेंगे। अपने 40-45 मिनट का लेक्चर हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें बात करेंगे परसेंटेज ऑफ SN1 एंड SN2 प्रोडक्ट विद व्हेन बोथ कैन अकर। इस तरह के सवालों में बहुत लोग फंसते हैं, है ना। तो इसे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ SN1 एंड SN2 व्हेन बोथ कैन अकर। बोलो इस तरह के सवाल में कितने लोग फंसते हैं, कमेंट करके बताना कि सर परसेंटेज ऑफ SN1 और SN2 निकालने को आती है तो हम तंग होते हैं। ठीक है, अब जब सॉल्वेंट कैसे होते हैं, मिसिबल होते हैं। ठीक, जब सॉल्वेंट मिसिबल होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रिजल्ट मिलता है वो हमें दोनों की वजह से मिलता है। थोड़ी SN1 हो जाती है और थोड़ी SN2 हो जाती है, तो SN1 SN2 साथ में होती है। तो अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें, क्या होता है, सॉल्वेंट कैसा होता है, मिसिबल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, मिसिबल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना। और यार देखो, पिछली बार हमने एक बार अभी एक वीडियो देख रहे थे, बहुत स्पेलिंग पे बवाल हो गया था। स्पेलिंग के बारे में क्यों ही सोचते हो यार इतना, स्पेलिंग से क्या ही हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जेई एडवांस लिखने जा रहा बच्चा, वो उसे स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मेरी कोई स्पेलिंग गलत हो जाए उसके लिए भूल चूक माफ कर देना महाराज, है ना। पहले से कह रहा हूँ, स्पेलिंग की चिंता मत करना। बात केमिस्ट्री की है, अंग्रेजी की नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं IISc बैंगलोर गया इंटरव्यू देने, IISc बैंगलोर गया इंटरव्यू देने, ठीक। और वहां पे एक बंदा ऐसा आया हु डजंट नो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ही ओनली नोज हिज रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ही वॉज क्वालिफाइड फॉर द IISc एग्जाम। वो बोल नहीं पाता है लेकिन पढ़ लेता है इंग्लिश, ठीक है। तो प्रोफेसर्स ने वहां पे इंटरव्यू में उसकी मदद की। दे यूज टू टेल हिम कि कैसे हो, और फिर उसके रीजनल लैंग्वेज का एक प्रोफेसर को बुलाया और उनसे कहा कि आप उससे उसकी लैंग्वेज में बात करो, क्योंकि साइंस वालों को साइंस से मतलब है, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। ठीक है ना, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। तो इंग्लिश किसी ने गलत लिख दी और उस पर इतना तूल पकड़ाना मैंने देखा ऑनलाइन, अरे यार मतलब मेरा मन हुआ कमेंट करने का, मैंने छोड़ो कौन ही करे, इतना टाइम किसके पास है। बहुत दुख हुआ उसे देख के मेरे को। कंसेप्चुअली अगर गलत नहीं है फिर तो ठीक है। अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखें, रेट एक्सप्रेशन लिखे तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन कैसे लिखेंगे, लिखेंगे K टाइम्स RX की पावर 1। बोलो, तो K हम इसे ऐसा लिख लें, K SN1 लिख लेते हैं ना, K SN1 और RX की पावर 1, ठीक। और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, K ऑफ SN2, K ऑफ SN2 इंटू RX की पावर 1 इंटू न्यूक्लियोफाइल की पावर 1। बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन पैरेलल काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, अगर रिएक्शन कैसी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, पैरेलल काइनेटिक्स चल रही है, मतलब कि ए से दोनों रिएक्शन बन रही है, ये K SN1 है और ये K SN2 है, ठीक। तो ओवरऑल रेट जो होगा वो होगा किसके बराबर, RSN1 प्लस RSN2 के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा बताओ भाई, होगा या नहीं होगा, सिंपल बात है, होगा। अब अगर हम RSN1 और RSN2 को ऐड करें तो ईमानदारी से अगर तुम थोड़ी बुद्धि लगा दो तो हम ये कह सकते हैं कि RX कॉमन ले लेते हैं, यहां से RX कॉमन ले लेते हैं और इसे लिख देते हैं क्या, 1 प्लस K, सॉरी 1 कर रहा हूं, K SN1 प्लस K SN2 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो। यहां तक सब लोग साथ है। ये पैरेलल काइनेटिक्स का सवाल है, पैरेलली अगर हम लोग चलेंगे तो इस तरह से आराम से लिखा जा सकता है, ठीक। अब अगर हमें रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ SN1 रिएक्शन निकालना हो, परसेंटेज ऑफ SN1 रिएक्शन विल बी SN1 से कितनी गई डिवाइडेड बाई टोटल R इंटू 100, यही तो करेंगे, बोलो। तो हम इसे क्या लिख देंगे, K SN1 टाइम्स RX डिवाइडेड बाय RX टाइम्स K SN1 प्लस K SN2 टाइम्स K SN2 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल, ठीक। तो RX से RX क्या हो गया, RX से RX हो गया कैंसिल, इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया सीधे K SN1 डिवाइडेड बाय K SN1 प्लस K SN2 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन इंटू 100।
ठीक है, तो ये परसेंटेज ऑफ SN1 आ गया। इसी तरह परसेंटेज ऑफ SN2 भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ SN2 लिख दोगे ना आप अपने आप? लिख दूं? तो परसेंटेज ऑफ SN2 किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ SN2 किसके बराबर हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ SN2 हो जाएगा किसके बराबर? R ऑफ SN2 डिवाइडेड बाय R इंटू 100 हो जाएगा ना यार। तो इसे लिख दो कितना, ये हो गया RX, कॉमन ले लें, RX को बाहर ले लेते हैं, ये हो गया KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल डिवाइडेड बाय RX को फिर से बाहर ले लिया और लिख दिया KSN1 प्लस KSN2 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल इंटू 100। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो परसेंटेज ऑफ SN2 किसके बराबर आ गया? परसेंटेज ऑफ SN2 आ गया KSN2 इंटू न्यूक्लियोफाइल डिवाइडेड बाय किसके बराबर? KSN1 प्लस KSN2 टाइम्स न्यूक्लियोफाइल इंटू 100। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, मेथड समझने की कोशिश करना। पैरेलल काइनेटिक्स थी तो पैरेलल काइनेटिक्स में हम लोगों ने इस बात को कर पाया। ठीक है, तो ये बात हो गई SN1 रिएक्शन की और SN2 से इसे कंपेयर कर लिया। अब हम लोग कुछ रिएक्शंस ऐसी देख लेते हैं जिनमें SN1 रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस ऐसी देख लेते हैं जिसमें SN1 रिएक्शन हो रही है। SN1 रिएक्शन होने वाली रिएक्शंस को अगर हम देखें तो लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 रिएक्शंस, रिएक्शन इन्वॉल्विंग SN1 रिएक्शन में पहला एग्जांपल अगर हम इसका लिखना चाहें तो पहला एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX अगर हम करें तो इसकी मैकेनिज्म में हम कैसे लिखेंगे कि ROH की रिएक्शन किससे कराई थी? HX से कराई थी और इससे क्या बन गया था? RX बन गया था और वाटर बन गया था। बोलो, सिंपल बात है, सिंपल बात है ना, बिल्कुल आसानी समझ में आनी चाहिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इसकी मैकेनिज्म लिख लो यार, मैकेनिज्म छोटी सी है, जरा सी लिख के खत्म करते हैं। क्या हो गया कि ROH था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था और HX था, ऑक्सीजन के लोन पेयर ने H+ पे अटैक किया, ये निकल गया, तो क्या बन गया? ROH+ बन गया और बन गया क्या? X-, ये टूट के क्या बन गया? R+ बन गया और फिर X- ने इस पे अटैक कर दिया तो इससे RX बन गया। अब SN1 है तो रेसमाइजेशन होगा ही होगा, तो मतलब अगर लिखना चाहो तो इसे XR भी लिख सकते हो। तो इससे हम क्या कह देंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? रेसमाइजेशन हो रहा है, बात समझ में आनी चाहिए, है ना? इसमें क्या हो रहा है? रेसमाइजेशन हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, आसान है, लिख लो, आराम से लिख लो। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम रिलेटिव रेट्स की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन विद HX करें, रेट की बात करें फॉर HX, तो क्या होगा? HI के लिए सबसे ज्यादा होगा, फिर HCl HBr के लिए होगा, फिर HCl के लिए होगा और फिर HF के लिए होगा। और क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ ROH लिखें, ROH लिखें तो रिएक्टिविटी ऑफ ROH लिख दें तो क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ऑफ ROH लिखेंगे तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। सिंपल है, बेसिक बात बिल्कुल सेम ही रहती सारी रिएक्शंस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोगों को ये पता थी? ये बताना कमेंट करके कि कैटलिस्ट यूज्ड फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, फॉर डिफरेंट HX के लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे HI के लिए हमें कोई कैटलिस्ट चाहिए, नो कैटलिस्ट, नो रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, ऐसा लिख देता है, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। ठीक, जब HBr लेते हैं तो HBr के लिए क्या कैटलिस्ट लेते हैं बताओ भाई? HBr के लिए हम लोग लेते हैं क्या? H2SO4। HBr के लिए कैटलिस्ट क्या होता है? H2SO4 इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट।
ठीक। और HCl के लिए हम कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये तो सबको पता है, एनाइट्रस ZnCl2। एनाइट्रस ZnCl2 यूज करते हैं, और ये क्या है, ये लूकास रिएजेंट है। बोलो, तो लूकास रिएजेंट की बात हमने यहां पता लग गई। ठीक। और HF के केस में, अगर हम HF का केस ले लें यहीं से, HF के केस में, ठीक, HF के केस में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, इवन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, रिएक्शन होती ही नहीं है, ना के बराबर ही हो रही है, तो कोई इससे फायदा नहीं है। ठीक। लूकास टेस्ट क्या करता है, अब लूकास टेस्ट को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लूकास आ गया तो लूकास को भी देख ही लेते हैं, है ना। लूकास आ गया तो लूकास को देख ले, तो यहीं डाल लेते हैं लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट क्या करता है कि ROH की रिएक्शन किससे कराते हैं, एनाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कराते हैं। और RCl की हम क्या चेक करते हैं, टर्बिडिटी चेक करते हैं। रिएक्शन का पाथ कौन सा है, रिएक्शन पाथ कौन सा है, रिएक्शन पाथ SN1 है, रिएक्शन पाथ SN1 है। तो क्या होगा, रिएक्शन पाथ अगर SN1 है तो 3 डिग्री ROH के साथ क्या होगा, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। ठीक। 2 डिग्री ROH के साथ क्या होगा, टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। और 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, either do not come without heating or come after long time। ठीक, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ये नोट कर लो, अच्छा एक बारी नोट कर लो इसे, ठीक है यार। इस पे जो हम लोग कर रहे हैं वो ज्यादा डिटेल्ड है, एटम्स पे भी कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्रिस्प है, इसमें थोड़ा डिटेल ज्यादा है। हर रिएक्शन में इसमें बाल की खाल निकाल के सबको पूरा पूरा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एनाइट्रस है, क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर Cl- लग जाएगा आके, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि Cl- ऊपर और नीचे दोनों जगह लग सकता है। बोलो, सिंपल बात है, सिंपल बात है ना। अगर इसमें सेम रिएजेंट लें तो इससे क्या बनेगा, इससे कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा Cl। क्यों, क्योंकि पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट लेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबल रीअरेंजमेंट भूले तो नहीं हो गए ना अभी तक, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, बोलो अगला देखते हैं। OH लिखना है, Cl बन जाएगा इससे। ठीक है, लिखते चलो, छोटे छोटे एग्जांपल्स कर रहे हैं, फटाफट हो जाएंगे ये। इसमें तो टर्बिडिटी ये कैसा है, 3 डिग्री है, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। बोलो, इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी ना इसमें। ठीक है,
इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहां से H शिफ्ट लेगा ये, थ्री डिग्री पे पहुंचेगा और यहां पे क्या लगा देगा, Cl माइनस लगा देगा, तो यहां पे Cl लग जाएगा। ठीक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस घर के लिए छोड़ दूं, कुछ 3-4 क्वेश्चन घर के लिए छोड़ देता हूं, है ना। कहां तक लिख लिया था हम लोगों ने, ई तक लिख लिया था, एफ लिखते हैं। सेम करना है, कॉन्सेंट्रेट HCl और एनाइट्रस ZnCl2, प्रोडक्ट लिखना है, ABCDEF के बाद आता है G। ठीक, ये जो बेंजाइल अल्कोहल है ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये इमीडिएट टर्बिडिटी देता है। कैसा देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा है, कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो इसे प्रोडक्ट लिख दोगे, जी के बाद ABCDEF, जी के बाद H आ गया। तो इसे हम क्या लें, OH लगा दें और यहाँ पे सेम रिएक्शन करके प्रोडक्ट लिखना। ठीक है, तो ये करके रखना। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं हम लोगों ने। SN1, SN2, SNNGP कर ली है, SNI भी कर ली है, और हम लोग अगली क्लास जो करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली कल ही कर लेंगे, उसमें हम लोग SNAR और SN बेंजाइन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे और फिर सीधे नेम रिएक्शंस पे चले जाएंगे। फिनॉल्स, अल्कोहल फिनॉल इधर से नेम रिएक्शन के थ्रू ही कवर करेंगे। ठीक है ना, मैकेनिज्म वाइज ही चलेंगे, कोई टेंशन मत लो। ठीक है, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करनी, इस बार नहीं तो कभी नहीं, अब ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब तो ऐसी सिचुएशन आ गई है। खूब पढ़ते रहो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है। अगर बैच लेना है तो इसमें कमेंट बॉक्स में मैंने वो डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, वहां से तुम बैच भी उठा सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।